आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आप सभी ने सुना होगा, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस कुछ यही सोच रही होगी आज कि वक्त रहते अगर जितिन प्रसाद की नाराजगी को दूर कर दिया होता तो आज जितिन प्रसाद का हाथ बीजेपी के साथ नहीं होता। वक्त रहते राहुल गांधी अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर एकला चलो रे की राह पकड़नी पड़ जाए कांग्रेस को और राहुल गांधी को। लेकिन सवाल यही है कि जिस ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे नैया पार करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी ने हासिल की है जितिन प्रसाद की ओर से। और अब वक्त ये बताएगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस में जो स्थितियां हो रही हैं, अगर अभी भी नहीं चेते तो फिर क्या होगा। और 5 के प्रहार में आज हम बड़ा सवाल यही करने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो सियासी तस्वीर देखी है सबने, वो कई सवाल भी खड़े करती है। और इसीलिए 5 के प्रहार में आज पहला सवाल हम यही पूछ रहे हैं, यूपी में 2022 के लिए बीजेपी ने खेला है ब्राह्मण कार्ड। क्या इसे माना जाए कि ये इक्वेशन सेट करने की कोशिश हो रही है चुनावों के पहले? दूसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस की यंग ब्रिगेड में लगातार बगावत जारी है, एक के बाद एक कांग्रेस खाली हो रही है और क्या इसका खामियाजा नहीं भुगतना होगा? तीसरा सवाल, जितिन ने छोड़ी राहुल की यारी, अब आखिर किसकी बारी है? अगला नंबर किसका? चौथा सवाल 5 के प्रहार में, कांग्रेस के कुनबे में और कितने कमल हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो अब आएंगे और बीजेपी में शामिल होंगे? पांचवा सवाल, ब्राह्मण कार्ड से योगी करेंगे यूपी फतेह। इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत रिपोर्ट के साथ। जितिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी की नीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के यंग ब्रिगेड से एक और साथी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। जितिन प्रसाद से पहले भी कई दिग्गजों ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, नारायण राणे, रीता बहुगुणा जोशी, एसएम कृष्णा, टॉम वडक्कर, ये वो बड़े नाम हैं जो दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जितिन प्रसाद को राहुल गांधी का भरोसेमंद साथी माना जाता था। ऐसे में जितिन का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। जितिन के बीजेपी में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस में मचे घमासान के बीच जितिन का जाना क्या सिर्फ एक शुरुआत है? राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान किसी से छिपी नहीं है। पंजाब में कांग्रेस की तकरार भी सुर्खियां बटोर रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पार्टी की बनाई कमेटी के दौरे के दौरान पोस्टर वॉर छिड़ गया। ऐसे में सवाल ये है कि जितिन के बाद अब किसकी बारी है? यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सभी सियासी समीकरण सही करने में जुट गई। जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल करना इसी संतुलन को सही करने की कवायद है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को इस दाव से यूपी का किला फिर से फतह करने में मदद मिलने वाली है? एक तरफ संघ और बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही तो दूसरी तरफ सीएम योगी भी एक्शन में है। जितिन प्रसाद को शामिल करके बीजेपी ने नाराज ब्राह्मण समाज को मनाने का दाव खेला है। अब देखना यह है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये दाव कितना सफल होता है। तो 20 सालों का वो साथ जो आज छूट गया, 20 सालों की वो यारी जो आज खत्म हो गई, जितिन प्रसाद ने बता दिया कि किस तरह से नाराजगी है और उन्होंने अपनी राह बीजेपी के साथ जाने की चुन ली। लेकिन कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। बीजेपी से अनिला सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगी। मेरे साथ संजीव उनियाल जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, सर स्वागत है आपका। मेरे साथ AK वाजपेयी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है LJP के, स्वागत है आपका। मेरे साथ सुची विश्वास जुड़ेंगी। वरुण पुरोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस के, स्वागत है आपका। सतीश प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका मैं रुख करूंगी, लेकिन आज सियासत की वो तस्वीरें जो लगातार आज बड़ी सुगबुगाहट को लेकर के आ गई, जिसने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में आखिर रणनीति कैसे तैयार की जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले जो दिन की बड़ी तस्वीर थी जिस पर सभी की निगाहें थी, वो ये तस्वीर थी जब पीयूष गोयल से मिलने के लिए जितिन प्रसाद पहुंचे थे। ये ठीक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण
करने के पहले की तस्वीरें थी और ये वो तस्वीरें थी जो बता रही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्लान क्या होने वाला है। आखिर वो कौन सा कार्ड है जो उत्तर प्रदेश में खेलने जा रही है बीजेपी। तस्वीर देखिए। इसके बाद अमित शाह इससे मिलने जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है जितिन प्रसाद की, और ये वो तस्वीर है सबसे बड़ी सियासत की कि आगे कैसे कैसे रणनीति रची जा रही है। और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद अगली बड़ी तस्वीर ये थी, बीजेपी में शामिल हो गए जितिन प्रसाद, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस से मोह भंग हुआ और मोह किसके साथ आ गया? बीजेपी के साथ। और इसके बाद ठीक बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के लिए जाते हैं, जेपी नड्डा से मिलने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं जितिन प्रसाद। और एक बहुत बड़ा भरोसा जताया गया है बीजेपी की ओर से जितिन प्रसाद पर। लेकिन जितिन प्रसाद क्या वाकई उस भरोसे पर खरे उतरते हैं? ये तो वक्त के पहरे में हमें नजर आता है। वक्त बताएगा कि आखिर क्या कुछ होगा। और ये जो सियासी तस्वीर है, इसने जरूर आज कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ा दी है कि अगर यही राह रही तो फिर क्या होगा, कैसे संभालेंगे कुनबा, आगे की राह कैसे तय की जाएगी। और इस वक्त चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हलचल हो रही है और उत्तर प्रदेश का ही रुख करते हैं। लखनऊ से मेरे साथ मेरे संवाददाता विवेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे बड़ी सियासी हलचल का दिन था, ये कहें आगाज हो चुका है, अब बस 2022 की वो बड़ी तस्वीर देखना बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल। आज का दिन अपने आप में बहुत बड़ा दिन है और 2022 चुनाव के पहले आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। हालांकि आप अगर देखिए तो कल से ही इस बात की जो तमाम चीज़ें थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार ब्राह्मण चेहरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कल ही एक बड़ा मैसेज दिया गया जब जो पूर्व में चीफ सेक्रेटरी रहे अनूप चंद पांडे, उनको जो है इलेक्शन कमीशन में ले जाया गया। और उसके बाद आज जितिन प्रसाद को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। जितिन प्रसाद जो 20 साल तक कांग्रेस में रहे और उसके बाद आज भाजपा में लाए गए, और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे वो जाने जाते हैं। पिछले 1 साल से लगातार ये इस बात को कहा। विवेक, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं बात, और यही माना जा रहा है कि बीजेपी ने दांव चला है ब्राह्मण वोट बैंक को अपना बनाने के लिए, उन पर विश्वास जताने के लिए कि कैसे एक बड़े चेहरे को लेकर के वो आ चुके हैं कांग्रेस के, वो चेहरा जो 1.5 साल से ब्राह्मण वोट बैंक को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम कर रहे थे। और जब जितिन प्रसाद ने बीजेपी को चुना, बीजेपी में शामिल हुए, उस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। ये कहा राष्ट्रवादी पार्टी अगर कोई एक है तो वो है बीजेपी। सुनिए आप भी जरा। 8-10 सालों से महसूस किया है, अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है, जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। शुरुआत में करूंगी वरुण पुरोहित जी आपके साथ और संजीव उनियाल जी आपके साथ। वरुण पुरोहित जी, क्या हो गया अगर ऐसे ही मोह भंग होता रहा तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? यहां वक्त रहते नहीं मनाया गया और अंजाम आज आपके सामने है। आपका सबसे पहले साधुवाद, आपका धन्यवाद। ग्रास रूट वर्कर की बात आप टीवी चैनल से सबको दिखा रहे हो। ले मेरे एक गुजारिश है, कोई पैनलिस्ट या आपको इंटरप्ट नहीं करें, 2 मिनट मेरी बात सुन ले। ये सारा जो है राहुल गांधी जी की गलती है। खुद अध्यक्ष जब बने थे कांग्रेस में जान फूंक दी थी उन्होंने। इस्तीफा देने के बाद भी अब ना तो किसी को अध्यक्ष बना रहे हैं ना बनने दे रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको, ये जितने भी नेता जो हैं, मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी विरोध किया था अक्टूबर में नेशनल चैनल पे, नाम नहीं ले रहा हूं एथिक्स के नाते। मैं कई सालों से संघर्ष कर रहा हूं, अभी भी आप देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूं 2013 का अखबार, रोज ईमेल करता हूं सब प्रियंका जी को, सबको। मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन राहुल जी की गलती है कि उसको एनजीओ की तरह चला रहे हैं। इन लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं 6 महीने तक, ये अच्छे अच्छे पदों पे कांग्रेस में बैठे रहते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, इनको सेटिंग करने का समय देते हैं। अब जितिन प्रसाद जी ने अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो कोई बुरा काम नहीं है, अगर वहाँ फायदा होता है तो करें। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कांग्रेस खाली नहीं हो रही है। यूथ कांग्रेस की हजारों कार्यकर्ता संघर्ष करे हुए तैयार बैठे, उनको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मैं बात करता हूं प्रियंका गांधी जी की। उनकी गलती है, वो एक नेशनल फेस हैं, लोग उनमें इंदिरा गांधी का प्रतिबिंब देखते हैं, और वो उत्तर प्रदेश छोटे से प्रदेश में काम, पूरे भारत में उनको काम करना चाहिए। अब आप इन जितने भी बात कर रही है पेस्ट्री बॉयज की, सड़क पे कोई नेतागिरी नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं और भी 2-4 चले जाएं तो हम लोगों की, हम मेरे जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये कहना कि भाई अब बात आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में
पिछले महीनों में जितनी ब्रह्म हत्याएं हुई हैं, ब्रह्म हत्या प्रदेश बन गया, उसको साधने में बीजेपी लग रही है। अब बीजेपी तो कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त हो गई है। इससे चलिए बीजेपी जाने, बीजेपी का काम जाने। कांग्रेस पार्टी को सुधार करना होगा। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी को या तो खुद अध्यक्ष बने, और मेरी तो राय है प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं, और सबसे बड़ी बात कार्यकर्ताओं से मिले। जो सबसे बड़ी कम्युनिकेशन गैप कांग्रेस पार्टी में हो रही है, कांग्रेस कहीं खत्म नहीं हो रही है। बड़ी अच्छी बात मुझे आज लग रही है वरुण पुरोहित जी। ढंग का अध्यक्ष बन जाएगा तो वरुण पुरोहित जी, ये आपने देखिए शुरुआत तो उठाता जा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मैं तो 20 साल के कागज दिखा सकता हूं। हाँ, वरुण मेरे संघर्ष में निरंतरता है। आपने ये बात जरूर कही है कि वरुण पुरोहित जी, ये बात अच्छी बात है कि अपनी कमियों को मान लिया जाए, क्योंकि अगर कमियों को माना जाएगा तभी तो काम किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता वरुण पुरोहित जी, कमियों को मानते मानते बहुत ज्यादा वक्त बिता दिया और अब ये नुकसान में तब्दील हो चुकी है। अनिला सिंह जी, चलिए आज साफ गोई से वरुण पुरोहित ने माना कि बहुत सारी गलतियां हो रही है पार्टी में और अगर नहीं संभालेंगे तो और नुकसान होगा। ये देखिए एक अच्छे कार्यकर्ता और एक सुशुभ चिंतक की निशानी होती है जो आज पेश किए वरुण पुरोहित ने। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि अच्छे कार्यकर्ता के ये होती है, पर मुझे जानती हूँ एक फ्रस्ट्रेटेड कार्यकर्ता के बोल जरूर अभी के चैनल के माध्यम से कि ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में कितना बड़ा नहीं हूँ, चाहे वो छोटे से छोटा। मैं खूब पदों पे रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ मैं। हाँ जी, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली आप जो अभी बोल रहे हैं, जो आपने पहले बोला, दोनों में विषांतर है। तो मैं यहाँ पे श्वेता ये कहना चाह रही हूँ कि ये हाल कांग्रेस का और टॉप टू बॉटम है। हमने देखा भी था कि अभी पीछे गुलाम नबी आजाद जी और उनके साथ जो है 22-23 नेता जो थे, उन लोगों ने किस प्रकार से अपनी नाराजगी दिखाई थी। तो अभी ये जितिन प्रसाद जी आए हैं तो डेफिनेटली ये कांग्रेस का नुकसान तो है ही। अब कांग्रेस कैसे झेलेगी, किस तरीके से भरपाई करेगी, वो जाने। अनिला, अभी आपने कहा है कि नुकसान अनिला, आप नुकसान और फायदे की बात करिए, जरा मैं झट से दिखा देती हूँ कि किसको कितना नुकसान है, किसको कितना फायदा है। आखिर बीजेपी में आए हैं जितिन प्रसाद, तो बीजेपी किस तरह से गेन कर सकती है और कांग्रेस को कैसे लॉस है, जरा मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिर ये जो जीत हार है ये तो वक्त के हिसाब से तय होगी, लेकिन संभाला कैसे जाएगा, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। मैं आऊंगी अनिला जी आपके पास। सतीश प्रकाश जी, मैं यही जानना चाहती हूँ क्या हो रहा है ये सब कि अपनों को नहीं संभाल पा रहे। 20 साल पुराने वो साथी जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने राह अलग कर ली और राहुल गांधी और कांग्रेस भाप भी नहीं पाई। सतीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, देखिए, मैं सुनिए, इनके जाने से कांग्रेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये तो कांग्रेस बताएगी या भविष्य बताएगा। लेकिन आपको दो चीज बात माननी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश नहीं, स्पेशली आपको पूर्वांचल की अगर पॉलिटिक्स देखेंगे तो पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वो आज से नहीं रहा, वो 70 साल से है। और जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में आई है, कहीं ना कहीं ठाकुर समाज के प्रभाव में आकर के, चाहे अपराधी खत्म करने के नाम पे हो या अपराध खत्म करने के नाम पे हो, चुन चुन के ब्राह्मण पॉलिटिक्स में जो सक्रिय लोग हैं उनको या तो जेल में डाल दिया गया या उनका एनकाउंटर कर दिया गया। ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये बीजेपी भी बाकायदा जानती है। अभी ग्राम पंचायत के चुनाव में देखेंगे, इन चीजों में कहीं ना कहीं बीजेपी को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पूर्वांचल में स्पेशली, मैं जरा सतीश जी दिखा देती हूँ किसको कितना फायदा होने जा रहा है, किसको क्या नुकसान होने जा रहा है। देखिए, ये तो वक्त बताएगा। इसके बाद में संजीव उनियाल जी आपके पास आने वाली हूँ। देखिए, सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है और बीजेपी को बहुत बड़ा गेन हो गया है। ये अब मैं आपको बताती हूँ कि जितिन प्रसाद बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी को क्या फायदा है और कांग्रेस को क्या नुकसान है। देखिए, ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिशों में बीजेपी का एक बड़ा दांव इसे माना जा रहा है, लेकिन सवर्ण वोट बैंक में सीन का खतरा कांग्रेस को लग रहा है, क्योंकि जितिन प्रसाद पिछले डेढ़ साल से ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत करने का काम कर रहे थे। इसके बाद जितिन प्रसाद की एक साफ सुथरी छवि है, इसका जरूर फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसकी उम्मीद बीजेपी लगा रही है। राहुल गांधी के विश्वास पात्र थे जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल की भी जिम्मेदारी दी गई थी और यह माना जाता है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री का भी अनुभव रह चुका है मनमोहन सिंह सरकार में। जितिन प्रसाद को यूपी में संगठन में नुकसान होगा कांग्रेस को, क्योंकि जो एक मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश थी वो यहां पर अब नजर नहीं आती है। संजीव उनियाल जी, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर अपना घर ही नहीं बचा पाएंगे तो फिर कैसे राजनीति होगी।
श्वेता, वास्तव में जितेंद्र प्रसाद जी का वो बयान जो उन्होंने ज्वाइन करते टाइम बोला, अगर उसको आप ठीक से इंटरप्रेट करेंगी तो सारी बात समझ आ जाएगी। आप देखिए, उन्होंने कहा कि अगर आज कोई राष्ट्रवादी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये बहुत बड़ा, आप देखिए, ये बहुत बड़ा विशेषण है। ये सारे लोग जो कि G23 नहीं, G23 मतलब 23 लोग नहीं, ये G230, G2500, ये बहुत बड़ा ग्रुप है उनके पीछे। तो ये आप G23 का जो है दोबारा से अनावरण शुरू हो चुका है। और उनका ये कहना, सुनिए, अरे भाई, जो कांग्रेस अगर में कोई है पूरे संसार की तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये सतीश जी को चुप कराइए, सतीश जी और पुरोहित जी, ये सतीश जी को जातिवाद की दुकान खोलने का बहुत बड़ा शौक है। ये उस जातिवाद की छोटी सी दुकान को जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्क्वीज कर दी है, उस पार्टी की बिल्कुल इनकी दुकानदारी खत्म करने के बाद ये उसको शोरूम बनाना चाहते हैं। ठाकुरवाद की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। अरे तुम्हारी राजनीति इसलिए चमक रही है, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें डर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की छवि सारी जात पातों से ऊपर उठ चुकी है। आज मोदी को ज्वाइन करने वाले, आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले लोग वो लोग हैं जिन्होंने की राहुल गांधी के साथ आप उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है। राहुल गांधी के परिवार के सदस्य थे जितेंद्र प्रसाद। क्या झटका लगा उनको? सतीश प्रकाश जवाब दो पुरोहित जी की बात से। नहीं, मैं तो ये बात पूछ रही हूँ सतीश जी, मैं ये बात पूछ रही हूँ। देखिए, ठीक है, इक्वेशन बिठाई जा रही है, लेकिन आप क्यों नहीं इक्वेशन बिठा पा रहे हैं? पंजाब की बात हम करें, राजस्थान की बात करें, हर तरफ बगावत देखने को तो मिल रही है। और अगर यही बगावत ऐसे ही जारी रही तो फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए तो कह रहे हैं सब नेक्स्ट नंबर किसका होने वाला है। और जरा मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर यही स्थितियां चलती रही तो फिर क्या होगा। अभी तक कौन कौन जा चुका है वो भी याद करिए। जो लोग गए हैं, अगर इसके बाद आत्ममंथन किया गया होता तो शायद आज ये तस्वीर नहीं देखने को मिलती। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश जीतने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया है, ये भी समझना होगा। क्या कांग्रेस इसको समझ नहीं पाई? देखिए, अभी हमने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी छोड़ चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो 2014 में उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, हालांकि उन्होंने आज ट्वीट भी किया कि कैसे जो कांग्रेस का टाइटैनिक है वो धीरे धीरे डूब रहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, नारायण राणे भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे थे। और एक के बाद एक जब सब चले गए, रीता बहुगुणा जोशी 2017 चुनावों से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुई थी, एसएम कृष्णा बीजेपी में शामिल हुए, टॉम वडक्कन भी चुनावों से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब सवाल तो यह है, इतने सारे चेहरे जाते चले गए लेकिन कोई समझ नहीं पाया। इंतजार होता रहा कि इसी तरीके से लोग जाते रहे और हम इंतजार करते रहे। मैं चाहूंगी ए.के. वाजपेयी जी, आपसे जरा मैं बात करना चाहती हूं सर कि ए.के. वाजपेयी जी से मैं के पास जाऊंगी। हमेशा इसमें सुची विश्वास जुड़ी हुई। सुची विश्वास, सवाल तो यही है, कहते हैं ना कि वक्त रहते अगर संभल जाइए तो संभल गए, वरना दूसरे फायदा उठा लेंगे। क्या यही हो रहा है? आपकी खामियों का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है? देखिए, कुछ लोग व्यक्ति के साथ ही होते हैं, कुछ लोग वक्त के साथ ही होते हैं। हाँ। तो निजी स्वार्थ होते हैं, निजी हित होते हैं। अब किन आधारभूत कारणों के कारण उन्होंने ऐसा किया है ये तो वे स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, इससे एक बार पुनः ये पुष्ट हुआ है कि बीजेपी में उनके खुद के कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं। अगर बात मुख्यमंत्री बनाने की हो, विपक्ष का चेहरा बनाने की हो, ब्राह्मण चेहरे की हो, तो कांग्रेस मुक्त देश की बात करने वाले कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने में अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। खान मार्केट का मजाक उड़ाने वाले लोगों को ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहिए, सचिन पायलट भी चाहिए, जितेंद्र प्रसाद भी चाहिए, हेमंत बिस्वा भी चाहिए। तो पुनः प्रमाणित होता है कि कांग्रेस की कर्मठता, कांग्रेस की योग्यता, कांग्रेस की पॉलिसी मेकिंग, कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की योजनाएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आज मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। मैं अनिला जी, ये कहे क्या कि अंगूर खाने को नहीं मिले इसलिए खट्टे हैं? मुझे तो सुची जी की बातों से ऐसा ही लग रहा है कि सब लोग, सारे हीरे इनके पास थे, लेकिन क्या करें, उन हीरो की माला नहीं पहना पाए और इसीलिए बिखर गए। अनिला जी। अभी सुची जी ने कहा कि कुछ लोग होते हैं व्यक्ति का साथ देते हैं, कुछ लोग हैं वक्त का साथ देते हैं। ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि वो किसका साथ दे। देखिए, यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। न हम व्यक्ति का साथ देते हैं, न हम वक्त का साथ देखते हैं। हम अगर देखते हैं तो केवल और केवल अपने राष्ट्र को देखते हैं। और मेरी पार्टी यही सिखाती है कि सबसे पहले राष्ट्र है,
फिर आपकी पार्टी है और फिर आप स्वयं हैं। और यहाँ पर देखिए व्यक्ति की पूजा होती है, यही फर्क है। और इसी की वजह से जब उस व्यक्ति की पूजा नहीं कर पाते हैं कांग्रेस पार्टी में इनके कार्यकर्ता, तो ये छोड़ देते हैं, कुछ हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मिशन है, हमारा जो विजन है, इनको पसंद आता है। राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। वक्त जो है केवल और केवल राष्ट्र के लिए होना चाहिए, अपने स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए। अब ये जितने भी लोग, चाहे वो रीता बहुगुणा जी हो और चाहे थोड़ा सा मेरी पार्टी का डिस्कशन कर रहे हो आप, वडिकन हो, चाहे ज्योतिराज जी हो, जितने भी नेता कांग्रेस से हमारे पास आए हैं, वो समझ गए हैं कि राष्ट्र के बारे में अगर कुछ सोचना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। यही जितिन प्रसाद जी ने आज नीला जी और भी ले जाओ, हमारे पास कमी नहीं है। अभी एक सेकंड, यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भरे पड़े। देखिए कोई बात नहीं, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आपने कहा था ब्रह्म हत्या, आपने बोला था ब्रह्म हत्या। अगर विकास पांडे जैसे एक दुर्दांत अपराधी अगर एक्सीडेंट में मर जाता है और उसको आप कहते हैं कि ब्रह्म हत्या, तो मुझे आपकी सोच पर तरस आता है। अपराधी नहीं, मैं तो बात सीधी सी बात ये समझना चाहती हूँ कि राजनीति में एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वरुण पुरोहित जी, कितनी हत्या हुई बिहार, वरुण पुरोहित जी, ये विषय नहीं, यूपी में अपराध पे हम बात नहीं कर रहे हैं आज। यूपी में चुनाव कैसे जीतेंगे इस पर बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने तो बता दिया कि वो वोट बैंक। वरुण पुरोहित जी, ये तो आप भी मानते हैं ना, एक मिनट, वरुण पुरोहित जी, ये तो आप भी मानते हैं उत्तर प्रदेश में जो 21 मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें से 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत करके आगे बढ़े, ये तो आप जानते हैं। और सियासत में खासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिना जातिगत समीकरण बैठाए तो मुझे लगता नहीं कि सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। कांग्रेस क्यों पीछे है उसमें? मेरी बात सुन लो, एक मिनट के लिए सुन लो। ये जो फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है कांग्रेस में इसलिए हो रही है, आप देखिए कुमार विश्वास जी जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू का नेम दिया, उनके खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़े, उनकी वाइफ को आरपीएससी मेंबर बना दिया। तो जो वर्कर्स होते हैं, नेता होते हैं, चाहे विधायक हो चाहे कार्यकर्ता, उनके मन में क्या पीड़ा होती है, इसलिए आज ये सब बातें हो रही है। इसलिए मैंने राहुल गांधी जी, मैं तो राहुल गांधी जी का फैन हूँ, रहूंगा, रहना पड़ेगा हमको, लेकिन राहुल गांधी जी इस चीज को सुधारेंगे जब पार्टी सुधरेगी। मेरा तो फिर सुझाव है प्रियंका गांधी जी को, अरे बीच में नहीं बोलो, प्रियंका गांधी जी को अध्यक्ष बनाए तो पार्टी 30 दिन। वरुण जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन वो जो सियासी समीकरण है, मुझे लगता है वो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वही समीकरण है जो कैसे आगे लेकर के आता है हर पार्टी को। और ये बात बिल्कुल सही है, चाहे राज्य कोई भी हो, लेकिन अगर जातिगत समीकरण साथ है तो फिर सत्ता का रास्ता आसान होता है। ये बात कोई भी इनकार इस बात से नहीं कर सकता है। जरा मैं अगर बात करूंगी तो आज जिस तरीके से स्वागत भी किया गया, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से स्वागत भी किया गया जब पार्टी में शामिल हुए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी गणित समझिए, सवर्ण जातियों की बात करें तो 18% है, अनुसूचित जाति 25% है, पिछड़ा वर्ग है 39% और मुस्लिम आबादी 18% है। ये जो 18% सवर्ण जाति है, इसको कौन साधेगा? ये माना जाता है उत्तर प्रदेश में अगर ये इक्वेशन एक बार साध ली गई तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर अगर हिस्सों की बात करें तो वहां से 12 से 14% तक एक खास तौर पे सवर्ण जाति का दबदबा माना जाता है। और इसीलिए क्या ये शुरुआत और ये कोशिश हो चुकी है? मैं एक ही वाजपेयी जी आपसे समझना चाहती हूँ, क्या इसे शुरुआत मान लिया जाए? देखिए, जाति समाज में है और जाति के बगैर कोई काम चलता नहीं है चुनाव में, ये बात तय है। लेकिन जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने जो नारा दिया है और जिसपे वो क्रियान्वित भी कर रही है, उन्होंने तो सबका साथ सबका विकास की बात की है। और ये जो जितिन प्रसाद जी आए हैं, ये 27 साल की उम्र से बाकायदा राजनीति में आ गए थे और राहुल गांधी के बड़े खास प्रिय थे, उनकी जो चौकड़ी है उसमें शामिल थे। उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि मैंने काफी सोच विचार किया है, मैं लगातार सोच विचार करने के बाद, और चूंकि कांग्रेस की कार्यशैली जो एनजीओ की तरह हो गई है और वहां रह के मैं काम नहीं कर सकता था, जनता की सेवा नहीं कर सकता था, उसकी वजह से मैं एक राष्ट्र का नेतृत्व करने की क्षमता जिस प्रधानमंत्री में है उसके पास आया हूं। तो मेन सवाल ये है, देखो जितिन प्रसाद और मैं एक वाजपेयी जी इस वक्त आपके पास आऊंगी, मुझे जरा 2017 की वो तस्वीर याद आती है जब चुनावों से ठीक पहले रीता बहुगुणा जोशी, जो बहुत बड़ा नाम होती थी एक वक्त कांग्रेस में, वो बीजेपी में शामिल हो गई थी और ये कहते हुए बीजेपी में शामिल हुई थी कि बीजेपी वो पार्टी है जहां पर लोगों की सुनी जाती है। और खुद मेरे साथ इस वक्त रीता बहुगुणा जोशी लाइव हो चुकी है, सीनियर लीडर है बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से जितिन प्रसाद भी शामिल हो गए हैं, क्या
ये माना जाए कि किसी की नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं करती बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि आप भी 2017 चुनावों से पहले ही शामिल हुई थी? देखिए, जितेंद्र शाह जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अभी मैंने जब सुना भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को कहते हुए कि लोग व्यक्तिगत सोचते हैं और गलत सोचते हैं और समय से जाते हैं, ये अभी भी आत्मावलोकन करने को तैयार नहीं है। क्योंकि जितने चेहरे गए हैं, इन्होंने ऐसे समय पर काम किया कांग्रेस के लिए जब कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, और हम लोगों ने 20, 25, 30 साल अपने कांग्रेस पार्टी को दिए। देखिए, पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। 2019 के बाद आज तक तय नहीं कर पाए इनका लीडर कौन होगा। तो लीडरलेस पार्टी हो, दिशाहीन पार्टी हो, केवल एक परिवार के नाम पर चले, तो ऐसा ये कोई भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता, कोई भी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राजनीति में जिस सेवा के भाव से आया उसको पूर्ण करने के लिए वो यहाँ पर आकर बड़ा दुखी, उस समय बहुत दुखी था। और मैं सबसे पहले निकली हेमंता बिस्वा के बाद इसीलिए गई थी। मैंने कहा था कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, वो पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमको लग गया था कि अब अगर भारत का भविष्य कोई बनाएगा तो वह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आज जितिन जी उसी श्रृंखला में आ गए। कांग्रेस का G23 है, आप देख लीजिए, वहां तो जो भी थोड़ा सा मजबूत होता है उसको हिलाकर गिराया जाता है। और अभी करीब करीब सचिन जी भी छोड़ते रह गए, ज्योतिरादित्य जी चले गए, जितिन आ गए। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा एक्सोडस है पार्टी से, तो ये पार्टी समाप्त हो गई है, राष्ट्र के अब हक के लिए नहीं रह गई। इसलिए अब एक ही राष्ट्रीय पार्टी है और एक ही नेतृत्व है वर्तमान में, जिसकी ओर हम केवल भारत नहीं, भारतवासी पूरा विश्व देख रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इनके रैंक मजबूत हो रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, इसको ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है उत्तर प्रदेश चुनावों के पहले जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवा के। अब जितिन प्रसाद को अगर कोई से ब्राह्मण कह के नेता माने तो ये तो बहुत ही, मेरे ख्याल सोचती हूँ, अफसोस की बात है। क्योंकि उनका परिवार हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे हम सबके परिवार में जो राजनीति में है, वो जन सेवा के भाव से हैं, वो भेदभाव करके नहीं आते। और भारतीय जनता पार्टी में तो सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत है, ना जात, ना धर्म, ना समुदाय। जब विकास का काम होता है तो हर वर्ग के लिए होता है, हर जात के लिए होता है। तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि जितिन प्रसाद जी का परिवार किसी एक जात का था या मेरा परिवार किसी एक जात का है। लेकिन हाँ, अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो कोई कुछ कहना चाहता है तो कह दे, उससे हमें कोई परहेज भी नहीं है। एक बात और भी यहाँ पर रीता जी, ये बात आपने भी जिक्र यहाँ पर किया है कि देखिए वो लोग जो कर्मठ रहे, जिनका पूरा का पूरा परिवार कांग्रेस के लिए काम करता रहा, बड़े पद पर लोगों ने काम किया, आपके और आपके पिताजी भी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या कांग्रेस की ये रणनीति हो चुकी है कि अगर परिवार बिखर रहा है तो बिखरने दो, हमें इस बात की चिंता नहीं है? क्योंकि आपने भी जिक्र किया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, नाराजगी हम देख रहे हैं सचिन पायलट की भी चल रही है कांग्रेस में, और ये माना जा रहा है कि अब अगला नाम कौन सा। तो क्या किसी बात का फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को? ये सोचिए भी तो वो उसी एक यूटोपिया में हैं कि देखिए, ये तो मानते हैं कि भारतीय राजनीति में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह परिवार को एक महत्व मिलता है, लेकिन एक ऐसा अनंत नहीं होता। राजनीति में वही परिवार आगे जाते हैं जो योग्यता रखते हैं लीडरशिप की। अब आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, उनके बस का नहीं है राजनीतिक नेतृत्व बिना। कितना कठिन समय है इस समय, नकारात्मक राजनीति करना, रोज गलत ट्वीट करना, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना, प्रधानमंत्री का विरोध करना, भारत के ऊपर हंसी उड़ाना, अपने जो विरोधी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में जब हमारे यहाँ से कभी कोई कार्रवाई होती है, चाहे चीन के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो कोई ऐसा बयान देना जिसमें अपनी ही सरकार कटघरे में खड़ी हो जाए, ये कोई राष्ट्रीय भाव नहीं है और एक कोई जिम्मेदार राजनीतिक दल का काम भी नहीं है। कहना वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन पे प्रश्न उठाना और अब खुद अब लड़ना कि वैक्सीन लगाना है, कैसे लगाना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी कोई ना तो स्थिर नीति है, ना दिशा है, ना ये जानते हैं कि क्या करना चाहते हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा देश इस समय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है
और हम लोग यही चाहेंगे कि जितने भी कर्मठ लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन राजनीति को समर्पित किया है, जी जी, किसी भी दल में हो, राष्ट्रीय हित में भाजपा में उन्हें शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे ये बता रही थी कि किस तरह से कांग्रेस में 2017 से पहले तक वो भी कांग्रेस का हिस्सा थी, लेकिन कैसे कांग्रेस में ना नीति है ना दिशा है, और इसीलिए एक बहुत बड़ी मुश्किल के दौर से क्या कांग्रेस गुजर रही है और अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि आत्ममंथन की जरूरत नहीं है। सतीश जी, अभी आपने भी सुना होगा, ए.के. वाजपेयी जी मैं आपके पास भी आ रही हूँ सर। सतीश जी, अभी आपने भी सुना होगा रीता बहुगुणा जोशी को, ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को संभाला था एक वक्त में, लेकिन मन में एक टीस थी कि पार्टी ने उनको नहीं समझा, और इसीलिए वो भी 2017 चुनाव से पहले तक बीजेपी में आ चुकी थी। यही काम जितिन प्रसाद ने किया, पार्टी ने नहीं सुनी, पार्टी ने अनदेखी की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी आपका साथ छोड़ते हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है कि कांग्रेस में जिस तरह के हलचल पैदा है, ये इसका आंतरिक मामला है, लेकिन एक बात मैं आपको मालूम ना कि कांग्रेस के ये पिटे हुए लीडर्स हैं, ये मास लीडर नहीं है। ये लीडर्स जो है कांग्रेस में जब तक रहे तब तक ये कांग्रेस में कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पाए। ऐसे लीडर्स का, चाहे वो बीजेपी में रहे या कांग्रेस में रहे, ये उम्मीद करना कि ये कोई बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे, मुझे इसके ऊपर कहीं ना कहीं शक है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, अभी बीजेपी की चिंता का जो विषय है, जिस तरीके से ब्राह्मण जो नाराज है उत्तर प्रदेश का और जो घटनाएं घटी है, इसका परिणाम कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये बात आप मुझे मान लीजिए। और बीजेपी चिंतित है इस बात को लेकर के, और बीजेपी ने बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज भी करने की कोशिश करी ब्राह्मण मुख्यमंत्री से, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं है कि योगी जी ने कहीं ना कहीं एक संदेश दिया, कड़ा संदेश दिया, और बीजेपी उसकी भरपाई कहीं ना कहीं ऐसे जो लीडर्स हैं जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट माने जाते हैं, कहीं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो साफ तौर पे रीता बहुगुणा जोशी की ओर से कहा गया कि आप इसे ब्राह्मण कार्ड मान के चल रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। ए.के. वाजपेयी जी, इसे जातिगत समीकरण से जोड़कर देखना ही गलत है। अरे इनकी नेता करती है ना जाति का खेल, ये मायावती तो जाति का ही खेल करके बनी ना मुख्यमंत्री, एक दो बारी जो बनी है, इनको इसीलिए जाति नजर आ रही है। अरे भाई, जाति आदमी के अपने साथ चलती है और उस जाति का समाज भी साथ चलता है। अपनी जात बता रहे हैं, अपने आप को पिछड़ा बता रहे हैं, वो जाति नहीं हो सकती। बीजेपी तो नहीं कर रही जाति की राजनीति। बीजेपी के पास ब्राह्मण भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल दलित नेता भी है, क्षत्रिय भी है, राजपूत भी है, सभी तरह के लोग हैं उनमें, लेकिन उनका मेन एजेंडा, मेन ऑब्जेक्ट ये है कि सबका साथ सबका विकास, ये लेके वो चल रहे हैं और उसी के चलते हुए लोग प्रभावित हैं। देखिए, अभी तक पिछले 7 साल में कांग्रेस के 30 नेता चले गए हैं, बिल्कुल नंबर 1 के नेता, उसमें मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, स्टेट। और ए.के. वाजपेयी जी, अभी भी तकरार चल रही है, और वो तकरार किन राज्यों में है, क्या वहां पर वो राज्य संभलेंगे? जरा मैं जरा 1 मिनट के अंदर वो तस्वीर दिखा देती हूँ कि अभी भी वो कौन से राज्य हैं जहां पर मुश्किलें हैं कांग्रेस के लिए, और अभी भी मन मुटाव है, और अगर अभी भी बात नहीं बनी तो फिर क्या होंगे हालात। देखिए, पंजाब में हमने देखा कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जो आमने सामने आ चुके हैं, सोनिया गांधी ने एक समिति बनाई और इसके बाद दिल्ली आए ये लोग कि कैसे मामले को हल कर लिया जाए। यही तस्वीर हमें राजस्थान में देखने को मिलती है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने है। सचिन पायलट ने 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है, डेडलाइन दे दी है कि 10 महीने पुराने वो वादे पूरे करिए, वरना फिर राह हमारी अलग हो सकती है। अगर यही हालात रहे तो फिर क्या कुछ किया जाएगा? सवाल तो संजीव उनियाल जी ये है, वरुण पुरोहित जी ये है। वरुण पुरोहित जी, किसी का कहीं जाना ना जाना बहुत बड़ा मैटर तब करता है जब किसी को बहुत नुकसान हो, किसी को बहुत फायदा हो। राजनीति में हर एक कदम बड़े फूक के रखे जाते हैं, इसी का तो फायदा उठाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि आप लोग जहां चूक रहे हैं वहां से फायदा उठा लिया जाए। मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। आप नवजोत सिद्धू बीजेपी के एमएलए साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं बोल लूं निहाल जी, फिर आप बोल लेना, मैं बोल लेता हूँ। अरे यार, आप बैठ जाओ, आप ही विद्वान हो गए, बेकार बात कर रहे हो टीवी बैठ के, क्या बताओगे? आप जानते हो कांग्रेस के बारे में? अरे आपकी सारी बेकार बात करते हो टीवी बैठ, क्या बताओगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट किया, मेरे को बोल लेने दो। बिना नाविक, अरे भाई, आप मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी सुन लो, फिर आप बोल लेना। पुरोहित जी को बात पूरी करने दीजिए सर, मैं आपके पास हाँ, मैं आप मेरे को सुन लो पहले, आप उसके बाद बोलना है बीच में। बात पूरी करें। मैं कह रहा हूं, नवजोत सिद्धू बीजेपी के विधायक थे, आके कांग्रेस में पंचायती कर रहे हैं, इसलिए मैं यही तो कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में दूसरी पार्टी से लोग आके पंचायती कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस डूबी का परेशानी आ रही है। राजस्थान में अगर सचिन पायलट चले भी जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस के पास कमी नहीं है,
लेकिन जो मैं बात उठा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को रीबिल्ड करना है, वो अगर कर लें तो 30 दिन में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। अब गुलाम अली आजाद वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई कार्यकर्ता थोड़ी बंदकोटियों में बैठे रहते हैं, मजा ले रहे हैं। संजीव उनियाल जी, क्या सपनों में मजबूत हो रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत तो बिल्कुल अलग है इनकी बातों से। मुझे लगता है कि G23 का अपने आप में, इनकी आवाज रोकी जरा, 2 मिनट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। बोलिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है श्वेता, कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इस पार्टी से निकलने का कारण क्या है? जिन्होंने 72 साल लगातार इस देश पर राज किया, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे जुझारू नेताओं को पैदा किया। आज क्या बात है कि उनके इतने बड़े बड़े नेता G23 एक कटघरे में खड़े हो गए, ले जाके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया, और G23 के अलावा कितनी बड़ी संख्या में लोग निकलने शुरू हो गए। उसका कारण पता क्या है? ये ट्वीट करके लगातार सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने उन पे अटैक करना, मोदी जी की राष्ट्रवादिता के लिए अटैक करना, और पड़ोसी देशों के साथ जाके खड़ा हो जाना और चाइना से फंड लेना, पाकिस्तान के फेवर में बोलना, ये सारी चीजें उनके अगेंस्ट काम कर रही हैं। माँ बेटा जीजा और भाई 4 लोगों की पार्टी बनके रह गई है, ये एनजीओ बोला गया है। संजीव उनियाल जी, कहीं ऐसा ही ना हो जाए जो आप बात यहाँ पे कह रहे हैं। फिलहाल मेरे पास वक्त की बहुत पाबंदी है, मुझे ये कार्यक्रम यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े 5 के प्रहार में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि राजनीति में हर एक तस्वीर बहुत अहम होती है, राजनीति में हर एक बात बहुत अहम होती है, और चुनावों से ठीक पहले अगर आवाजाही का यही दौर चलता रहा तो उत्तर प्रदेश की साथ ही साथ वो राज्य जहां चुनाव होने हैं 2022 में, उसकी तस्वीर क्या होगी ये वक्त के साथ तय होगा। फिलहाल 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।